रहे हैं कि हड़प्पा, ये हड़प्पा हम क्यों बोल रहे हैं, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे हड़प्पा संस्कृति है तो एक जगह जो सबसे पहले खोजी जाती है, जिसके बारे में सबसे पहले पता चलता है, उसी के नाम पे वो संस्कृति हो जाती है। जैसे कल हमने कौन सी संस्कृति के बारे में पढ़ा था, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति हमारे कहाँ है, महाराष्ट्र में, जिसके बाद दयाबाद, इनाम गांव, ये सब थे। तो इसी तरीके से हड़प्पा संस्कृति में क्या हुआ, जब खोजी गई, जब जगह के बारे में पता लगाया गया, जब खुदाई की गई, तो पुरातत्व विभाग द्वारा सबसे पहले कौन सी जगह खोजी गई, हड़प्पा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हड़प्पा संस्कृति। तो हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास ही बसी हुई थी, सिंधु घाटी और उसकी जो सहायक नदी है उसके आसपास ही। ठीक है, तो अब ये हड़प्पा संस्कृति की हमें कैसे पता चला, कब शुरुआत हुई। गुड मॉर्निंग सुभाष, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर, 1856 ईस्वी में जब कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछ रही थी, उस टाइम पे जब खुदाई की गई तो मजदूरों को कुछ ईंटें मिली, कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले। तो उसके बाद खुदाई के आदेश दिए गए और उसके बाद हड़प्पा संस्कृति को खोजा गया। तो महानिदेशक कौन थे पुरातत्व विभाग के, जॉन मार्शल। अगर ये पूछा जाए कि किसकी देखरेख में सब हुआ, किसकी देखरेख में कौन था, हेड कौन था, या पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने आदेश दिया था आगे खुदाई करने का। तो सबसे पहले जो खोजा गया वो थी हड़प्पा, और उसके बाद अगले ही साल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, आर.डी. बैनर्जी यानी कि राखल दास बैनर्जी ने। ये खोज हुई। जॉन मार्शल महानिदेशक थे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, तो आपको पढ़ना है। जैसे हड़प्पा के लिए महानिदेशक पूछा जाए तो जॉन मार्शल। खुदाई किसने की, मतलब किसने खोज की थी, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, या सिर्फ आप दयाराम साहनी भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मोहनजोदड़ो 1922 में किसने खोज की, राखल दास बैनर्जी, या जिसको आप आर.डी. बैनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों की खोज से रिलेटेड, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो आपको किस नदी के किनारे मिला है, ये बनता है यहाँ पर। तो हड़प्पा जो हमारा है रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो हमारा है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा हमारा कहाँ है, रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। आप भूल जाते हैं एग्जाम में कि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे था कि नहीं, रावी नदी याद ही नहीं रहती। तो कैसे याद करना है, आपको दो वर्ड याद रखने हैं, हरा और मोसी। ठीक है, हरा और मोसी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। ये कोई आप बोलोगे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन जब आपके दिमाग में सिर्फ ये दो वर्ड याद रहेंगे ना, हरा और मोसी, तो आपको याद आ जाएगा हाँ हड़प्पा हमारी रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो इतने से छोटी सी चीज में आपके काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में जब पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई तो हेड कौन था, महानिदेशक कौन था, जॉन मार्शल का नाम आ जाएगा। हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में हुई। किसने की, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी का पूरा नाम है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। रावी नदी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में अगले साल इसकी खोज हुई और राखल दास बैनर्जी ने गई। सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी निकलती है कैलाश पर्वत के मानसरोवर से।
ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो जो भी अपना नोटपैड पेन आप सभी लेके बैठे और ये सभी के सभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा दिया। आई होप अब आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, खासकर ये कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। अब आप इसको आसानी से रिलेट कर पाओगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे शहर हैं जिसके बारे में आपने जानना है कि कहां कहां पे क्या चीज मिली, कौन कौन सी जगह है जो खोजी गई है, वो हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपना कि दयाराम साहनी, अपने नाम याद रखना है, राखल दास बैनर्जी और जॉन मार्शल, ये तीनों के तीनों नाम अपने अच्छे से याद रखने हैं। अब कई बार पूछा जाता है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सिंधु की सहायक नदियां आपकी 5, जो पंजाब की पंजाब यानी कि 5 नदियों का देश इसीलिए बोला जाता है। रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, ये आपकी 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां। तो पंजाब, पंजाब का मतलब ही क्या है, पंज 5 आब नदियों का देश या नदियों का क्षेत्र जो भी आपको बोले, ठीक है। तो 5 नदियों का क्षेत्र आपका पंजाब है और सिंधु, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम ये सिंधु की सहायक नदियां हैं आपकी। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति किस शेप में है, क्या आकार है हड़प्पा संस्कृति का। तो अगर आप हड़प्पा संस्कृति के एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो किस तरीके की शेप मिलती है। इस तरीके की आकृति बन जाती है जब आप हड़प्पा संस्कृति के मेन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरीके की आकृति बन जाती है लगभग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति की जो शेप है वो किस आकृति की है, किस आकार की है, तो मोर और लेस ये किस चीज की है। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें तो क्या है, ये ट्रायंगल है, तो त्रिभुजाकार। जो भी ये इसी की सीटेट की फ्री क्लासेस चल रही है, आपका पेपर 2 में जो सोशल साइंस का पार्ट आ रहा है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। हाँ, त्रिभुजाकार ट्रायंगल ये आपकी शेप बन जाएगी। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कौन कौन से शहर हैं। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, डैम्स। 4 पॉइंट से डैम्स। कहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, DAMS, ठीक है। अब ये DAMS कौन कौन सी जगह है, डी से बनता है हमारा दैमाबाद। दैमाबाद कल भी डिस्कस किया था जोरवे संस्कृति का। तो दैमाबाद कहां है हमारा, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा ए, यहाँ पे जो ये एरिया है ये हमारा कौन सा है, हमारा आलमगीर। आलमगीर ये हमारे कहां है, यूपी में, ठीक है। इसके बाद एम से हमारा है मांडा, ये हमारा JNK में आता है मांडा। और यहां हमारा क्या है, सुतकोंगडोर, ये हमारा पाकिस्तान में आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी दिशा का सबसे आखिरी क्षेत्र कौन सा है जो पाया गया है, वो है कि मांडा, ठीक है। ईस्ट में कौन सा है, आलमगीर जो कि यूपी में है। दैमाबाद कहां है आपका, साउथ पॉइंट है महाराष्ट्र में। और सुतकोंगडर कहां है आपका, पाकिस्तान में है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आपने लिखा है, आपने देखना है। राकेश जी अपने मोबाइल के पिक्सल बढ़ा लीजिए थोड़ा तो आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से याद रखना, डी आपको यहां से शुरू करना है, साउथ
पॉइंट से। तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस शॉर्ट ट्रिक से, डैम से, कि कौन सा एरिया किस दिशा में है। आप इजीली कवर कर पाएंगे कि यहाँ इस तरीके से आप बनाएंगे डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। डैम हमने याद किया था तो डी यहां से शुरू करना, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ एम है, यहाँ है, ये हमारा बन गया डैम्स। इस तरीके से डैमाबाद, आलमगीर, मांडा और सुतोंगदोर, ठीक है, ये इस तरीके से आपको आसानी से याद रह जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में एक ही ऐसी जगह है जहां पर घोड़े के साक्षात्कार मिले हैं, यानी कि घोड़ों की हड्डियों के बारे में पता चला, कि घोड़ों के बारे में पता चला है। वो एरिया हमारा कौन सा है? सुतोंगदोर। यहाँ पे हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। अब घोड़े के साक्ष्य को लेकर हमेशा हड़प्पा संस्कृति में कंट्रोवर्सी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपको बोलना है नहीं मिलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए कि अगर हड़प्पा संस्कृति में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, ये कथन सही है या गलत, तो ये कथन है आपका गलत, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि पूरे एरिया में घोड़ा थे, नहीं थे, सिर्फ एक जगह पर ये साक्ष्य मिलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि सुतोंगदोर में घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपका ये कथन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, करंट अफेयर हम जल्दी ही शुरू करेंगे, जो कि अभी क्लास नहीं आ रही है, तो जैसे आ जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अवनीश, गुड मॉर्निंग। ये आपका आलमगीर कहाँ है? ये मेरठ में है। और यह पूछा जाए सुतोंगदोर किस नदी पे है, तो ये आपकी दास नदी है। सुतोंगदोर आपका कहाँ है? दास नदी पर है। हाँ, पाकिस्तान में है सुतोंगदोर। तो ये आपका नदी अगर पूछी जाए तो ये आपका दास नदी पर यहां पर है। डैमाबाद आपका कहाँ है? परमार नदी पर है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है परमार नदी, उसके किनारे पर आपका क्या है? डैमाबाद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैलगाड़ी के साक्ष्य ज्यादा मिलते हैं, 4 पहियों वाली, 6 पहियों वाली, 8 पहियों वाली। तो यहाँ पे बैलगाड़ी के साक्ष्य ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे घोड़े के बारे में ज्यादा पता चलता है। ये दास नदी पर है, ये परमार नदी पर है, ये मेरठ और ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। डैम्स आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। अगर क्योंकि एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डैम्स अगर नाम भी याद नहीं रहता ना, तो आपको ये याद रह जाएगा कि डैम्स है तो डी से कोई भी अक्षर आपको दिख रहा है डैमाबाद, तो वो आपका आंसर करेक्ट है। इस तरीके से आपको ये शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को करते हैं। तो इसमें सारे के सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अलग अलग बुक से पढ़ सकते हैं। तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम करते हैं हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं देखते हैं कि यहाँ पे नगर नियोजन कैसा था। अगर ये पूछा जाए कि भारतवर्ष का पहला नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, कहां पर है, कौन सी संस्कृति थी, तो वो हड़प्पा संस्कृति थी। यहीं पे शहर के बारे में पता चलता है। अब आप खुद सोचिए, पाषाण कालीन में लोग शुरू हुए, उन्होंने शिकार करना सीखा, खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना सीखा, उसके बाद उन्होंने रहना सीख लिया, खेती करनी सीख ली। तो एक तरीके से शहरीकरण कब होता है? शहरीकरण तब होगा जब आपकी 70% एरिया जो है, 70% जो आपके लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे। यही एक डेफिनेशन होती है कि शहरीकरण कब आएगा। अगर 70% लोग आपकी खेती पर डिपेंड करते हैं तो वो ग्रामीण एरिया, 70% लोग अगर खेती के बजाय और कामों पे है डिपेंड, तो वो आपका हो गया शहर, सिटी। तो सबसे पहले जो शहरीकरण है वो हमारा कहाँ है? हड़प्पा संस्कृति शुरू हुई, क्योंकि लोगों ने अब तक कृषि करना सीख लिया है, पशुपालन करना सीख लिया है, अब खेती आराम से हो रही है,
सरप्लस होगी, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी। तो अब लोगों ने क्या सोच लिया था ताम्र पाषाण काल युग तक कि और कुछ काम करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे, पहियों का आविष्कार हो चुका है, लोहे के बर्तन, लोहे के औजार बनाने लग जाएंगे, तांबे के कुछ तरीके से आभूषण इस तरीके से बनाने लग गए थे। तो अब और चीजों में ये इन्वेस्ट करेंगे और ऑप्शंस अपने लिए खोजेंगे। तो ये क्या है हमारी हड़प्पा संस्कृति, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहला नगरीकरण क्या है हमारा। नोट्स के लिए पवन आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 8447410108 पर, ठीक है। तो इस नगर नियोजन में क्या बात थी, एक तो पक्की ईंटों के मकान थे, पक्की ईंटों के मकान थे, संपूर्ण पर गलियां करती थी, या सड़कें लिख लो, समकोण पर सड़कें आपस में कटती थी। और क्या था, पक्की ईंटों के मकान यहाँ पर थे। ताम्र पाषाण काल में कुछ कच्ची ईंटों के मकान फिर भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पक्की ईंटों के मकान शुरू हो गए थे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बने हुए थे, सब आपस में समकोण काट रहे थे, तो मतलब सबके जने, बट अगर हम रफली आइडिया लेंगे, जैसे कि हमने त्रिभुजाकार इस आकृति को भी तो हमने त्रिभुजाकार बोला है, तो कुछ इस तरीके से ही है, समकोण पर आपस में जो सड़कें थी वो करती थी, पक्की ईंटों के मकान थे, हर घर में आंगन था, कई कई घरों में अपने अपने पास कुएं थे, पानी के साक्ष्य थे, मकान बने हुए थे, मतलब चारों तरफ से ऐसा होता था जैसे ये घर है, चारों तरफ से बने हुए हैं यहाँ कमरे और बीच में आंगन, और यहाँ पे पानी की सुविधा भी यहाँ पर होती थी सबके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग रहते थे। और क्या था, ये जो भी मकान थे ना, ये ग्रिड की फॉर्म में थे, ग्रिड यानी कि जाल की तरह लगते थे सारे के सारे मकान। जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों की तरफ, या फिर जो सहायक सड़कें थी उस साइड पे आपके जो गेट थे वो खुलते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा सनाना घर भी मिला है। सनाना घर बहुत बड़ा सा एरिया पक्की ईंटों का बना हुआ था, दो साइड से सीढ़ियां थी। सनाना घर जहां पे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है कि कुछ रिचुअल्स या कुछ धार्मिक पूजा के लिए या फिर समूह में महिलाएं हो सकती है नहाती हो यहाँ पर, तो ये सनाना घर यहाँ पर मिलता है। अन्नागार भी मिला है, यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए। तो एक मिला है आपका मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला है वो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति में मिला है वो इस तरीके से है, आपके दोनों साइड पे ऐसे छोटे छोटे हैं, ये है आपके हड़प्पा के। और अगर अन्नागार मोहनजोदड़ो की बात करें तो पूरा बड़ा एक अन्नागार आपको कहाँ मिला है, ये आपका मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात है नगर नियोजन की, पक्की ईंटों के मकान थे। ईंटें आपकी जो है एक तरीके से पक्की ईंटें, दो तरीके की ईंटें यूज होती थी, एक आपकी नॉर्मल मकान के लिए और एक आपकी किलाबंदी करवाने के लिए। तो जो था वो ये था 1:2:4, तो एक 7 के रेशो में, एक 10 के रेशो में। ये आपकी किलेबंदी के लिए और ये आपकी नॉर्मल मकानों के लिए ईंटें, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, मोस्टली जगह जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है कि आपका जो एरिया है वो दो भागों में बटा था, एक तो आपका ईस्ट भाग है, एक आपका वेस्ट भाग है। इसको आप सिटाडेल या आप इसको दुर्ग बोलते थे, और ये आपका ईस्ट भाग निचला भाग होता था, ये निचला भाग है, ये कुछ ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा माना जाता है, यहाँ पे जो नॉर्मल कॉमन पीपल है वो यहाँ पे रहते थे, और जो यहाँ पे जो आपका है ये वेस्ट वाला भाग जो है, ये वेस्ट वाले भाग में आपके कुछ एलिट पीपल, कुछ जो रिच पीपल हो गए या जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया, तो वो यहाँ पर आपके वेस्ट एरिया में यहाँ पर रहते थे वो लोग। रेशो कहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। ये चीज है आपकी कि वेस्ट में आपके कुछ एलिट भाग। अब मोहनजोदड़ो फिल्म सबने देखी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें हैं जो मिली हैं,
तो वहां पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऋतिक रोशन बहुत ही नीचे वाले एरिया में से जो दूर का एरिया देखते हैं कि ऊपर वाले एरिया में जाना है, वो आपका क्या है, वो वेस्ट एरिया है, जहां पर नगरीकरण बहुत ही अच्छे से है, वहां पे लोग ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो पैसा आराम से उनके पास अच्छे से है, अच्छे लोग, या फिर कुछ ऐसी जो कॉमन एक तरीके से एडमिन टाइप की चीज है वो आपकी सारी वेस्ट एरिया में है। तो दुर्ग और ये आपका जो निचला ईस्ट वेस्ट भाग है आपका, यहाँ पे इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब ऋतिक रोशन जाता है तो क्या लेके जाता है, एक मोहर, जो उसके चाचा या काका के पास होती है, एक मोहर होती है, एक स्टैंप होती है, एक कॉइन होता है। तो वो किस तरीके का होता है, उसपे यूनिकॉर्न होता है, यानी कि एक सींग वाला गेंडा। तो जो मोहरे मिली है वो एक सींग वाले गेंडे की मोहरे भी यहाँ पर पता चलती हैं। तो मोहर पे एक सींग वाला गेंडा है, तो मतलब एक सींग वाले गेंडे की एक अपनी अलग अहमियत थी, उसकी पूजा भी होती होगी। तो बहुत सारी चीजें मिली हैं। उसके अलावा सनाना घाट, जिसमें वो लेडीज और पूरा रिचुअल सा चलता है और वो महिलाएं नाचती है, तो वो क्या है, हमारा सनाना घाट भी यहीं पे मिला है। पुजारी की बेटी थी तो पुजारी भी मिला है यहाँ पे। पुजारी एक जो मूर्त से मिली है जिसमें उसके कपड़े में कुछ डिजाइन सा बना हुआ है, वो पुजारी भी आपकी यहीं पर मिला हुआ है। ठीक है, पुजारी की मूर्त मिली हुई है। वहां पे लेडीज स्नान कर रही थी, तो एक वहां पे डांस भी चल रहा था, तो एक नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ पर मिली हुई है, जिसके गले में माला है और नींव वस्त्र है वो। ठीक है, वो यहाँ पर मिली है। पुजारी है तो पुजारी के घर भी यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या मिला है। स्टोर मैंने आपको बता दिया कि अन्नागार मिला है। ठीक है, ये सनानागार मिला है और एक ऐसी बिल्डिंग मिली है जहां पर 16 कमरे थे, जहां पर 16 कमरे थे चारों तरफ से, इस तरीके से 4 4 4 4 इस तरीके से हर डायरेक्शन में 16 कमरे थे। तो वो भी आपको कहां पे मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। हाँ, अभी हम पूजा पे आ रहे हैं वहां पे कि किस किस की पूजा होती है। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है नगरीकरण और मोहनजोदड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा पानी की निकासी के लिए भी मोरियां बनी हुई थी, और मोरियां क्या हुई थी, आपस में जो नालियां बनी हुई थी वो सब पत्थरों से ढकी हुई थी अच्छे से, तो मेन होल बने हुए थे ताकि सफाई अच्छे से हो सके, तो वो आराम से ढकी हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छे लेवल पे एक नगरीकरण था। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो नगरीकरण जिसमें मिला, अर्बनाइजेशन जिसमें मिला, वो है आपकी हड़प्पा कल्चर। तो हमने यहाँ पे जो भी पोर्शन देखा वो क्या था, हमारा नगर नियोजन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नगर नियोजन हो गया, कृषि एग्रीकल्चर की क्या क्या चीजें थी जो यहाँ पे पैदा होती थी। तो यहाँ पे आपको गेहूं के साक्ष्य मिल जाएंगे, जौ, चावल। अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति की मुख्य फसल कौन सी थी, मेन क्रॉप, तो वो क्या होगी आपकी गेहूं, व्हीट। ठीक है, गेहूं आपकी अगर मुख्य फसल पूछी जाए तो गेहूं आपका आंसर होगा। इस तरीके से पूछा जाए कौन कौन सी फसल थी, तो गेहूं, जौ, चावल, हरकोई थी। जो आपका कहां मिलते हैं, जो आपके साक्ष्य मिलते हैं बनावली, हरियाणा में। बनावली एक स्थान है हरियाणा में, तो वहां पर आपके जौ के साक्ष्य मिलते हैं। चावल के साक्ष्य पूछा जाए तो लोथल, रंगपुर, ये दोनों ही एरिया आपके कहां पर हैं, गुजरात में। ये आपके कहां मिलते हैं, यहाँ पे आपके चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गन्ने के साक्ष्य मिलते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर गन्ने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो नहीं मिलता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो गेहूं, जौ, चावल फेमस फसल है, गन्ने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो गन्ने के साक्ष्य आपके यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हल से भी खेती होती थी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक क्या होता था, लोहे भी मिलने लग गया था, तो लोहे के औजार खेती में यूज होते थे, हल भी यूज होता था। हल आपके कालीबंगा में भी आपके हल मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी एरिया हैं जहां पर आपके हल भी मिले हैं। तो कालीबंगा आपका फेमस है, वहां पे हल के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे पहले कपास की खेती कहां मिले हैं साक्ष्य, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, कपास, कॉटन, इसको यूनानी लोग क्या बोलते थे, ग्रीक के लोग सिंडन,
सिंडन भी अगर पूछा जाए, सिंडन भी कॉटन का ही रूप है, संस्कृत भाषा में सिंडन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपके गेहूं, जो चावल, इसके साक्ष्य मिले हैं, गन्ना के साक्ष्य बिल्कुल नहीं है, और इसके अलावा कपास के साक्ष्य भी मिलते हैं। कपास का सूती कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है मोहनजोदड़ो से, जिससे हम कह सकते हैं कपास की खेती यहाँ पर अच्छी मात्रा में होती थी। और यहाँ पर सिंडन भी वर्ड यूज है, जो कि आपकी यूनानी भाषा में लोग इसको बोलते हैं, यूनान के लोग इसको बोलते हैं सिंडन। तो ये तो आपका हो गया है फसल के बारे में। अब हम बात करते हैं पशुपालन। जानवर कौन कौन से मिले, कौन कौन से पशुपालन आपको यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन, डोमेस्टिकेशन। यहाँ पर जानवरों को पालतू बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट एनिमल टू बी टेम, या पहला जानवर जो पालतू बनाया गया वो कौन है? कुत्ता, डॉग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बिल्ली को भी इन्होंने, बिल्ली के भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। पहला जंतु जिसे पालतू बनाया गया, डोमेस्टिकेशन किया गया जिसका, वो कौन है? कुत्ता। उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ली के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पर मिलते हैं भेड़, बकरी, सुअर, एक सिंग वाला गैंडा, ये सारी चीज यहाँ पर मिलती है। क्या नहीं मिलता है? सांप के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, सांप के साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलते हैं। सांप के बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं है, तो सांप के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ठीक है, गैंडा, हाथी, चीता, ये सारे साक्ष्य आपको यहाँ पर मिलते हैं। कैसे पता चलते हैं कि यहाँ पे ये साक्ष्य हैं? तो यहाँ पे जो हमने एक बार देखो रॉक कॉल, जब हमने भीमबेटका का पढ़ा था, वहां पे चट्टानों पे आकृतियां भी बहुत सारी मिली हैं, तो वहां पे ही पहले मिलने लगते थे जीव जंतु, और यहाँ पे मिले हैं, हर जगह पे साक्ष्य मिले। जैसे कुत्ते के पीछे भागता हुआ बिल्ली, इस तरीके के साक्ष्य आपके मिले हैं चर्मोद्रव में। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पर पंजे के निशान मिले हैं, तो इनसे हम बता सकते हैं कि ये जानवर मिलते थे। एक सिंग वाले गैंडे के साक्ष्य मोहर पे भी हैं, तो वहां से पता सकता है कि मोहर, एक सिंग वाला गैंडा, यूनिकॉर्न इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा, यानी कि मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियां मिली हैं, उसमें भी कई जानवरों की, जैसे हाथी की मूर्ति है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि ये जानवर थे जो वहां पर मिलते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान। यहां पे क्या थे कि शिल्पकार बीड्स बनते थे। बीड्स यानी कि मन का मोती। किससे बनते थे? स्टोन से भी बनेंगे, यानी कि पत्थर से भी बनेंगे। ठीक है, प्रीशियस स्टोन, इसमें प्रीशियस स्टोन में एक बहुत ही फेमस स्टोन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जो कि अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, लैपिस लजुली। लैपिस लजुली ये आपका बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, जो कहां से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान से ये वाला मंगाया जाता था। तो यहाँ पे आपके स्टोन प्रीशियस, इसके अलावा एक है आपका हिंदी में वर्ड है कसेरो। कसेरो, और इसका इंग्लिश में वर्ड भी मैं आपको बता देती हूँ, कार्नेलियन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मन के बनते थे वो किस किस चीज के बनते थे, तो आपके स्टोन के भी बनते थे, आपके प्रीशियस स्टोन से, कसेरो से बनते थे। इसके अलावा और भी मटेरियल है जिससे आपके बनते थे, अलग अलग तरीके का स्टोन था तो उससे बनते थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए तो मुख्य किससे बनते थे, मेन किससे बनते थे, फेमस कौन है, तो वो आपको ये कसेरो वाले फेमस है। इंग्लिश वाले में कार्नेलियन, तो कसेरो वाला आपका फेमस हो जाएगा। आपको इस पे टिक करके आना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, कृषि अगर पूछी जाए सबसे मेन साक्ष्य किसके मिलते हैं? गेहूं के मिलते हैं। बीड्स और ये अगर आइटम बनाने की बात आती है तो किसके मिलते हैं? कसेरो के मिलते हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। इसकी फैक्ट्री आपको मिलेंगी, कहां कहां पे मिलेंगी? चमूतड़ों में फैक्ट्री थी और लोथल में फैक्ट्री।
इन दो जगहों पर इन बीड्स बनाने की फैक्ट्रीज मिली है, यानी कि यहाँ पे बीड्स बनाने का काम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होता था। सूती कपड़ा मिला है, तो सूती कपड़े से लोग बुनाई करते थे, तो सूती कपड़े से लोग कपड़े बनाते थे, तो वो भी आपको साक्ष्य मिल गए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बीड्स हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो क्लोथ्स भी लोग बनाते थे। कैसे बनाते थे? एक तो सूती कपड़े से, और ऊनी कपड़े के भी साक्ष्य हैं, तो सूती और ऊनी दोनों ही कपड़ों के साक्ष्य आपके यहाँ पर हैं। इसके अलावा मिट्टी की मोहरें बनती थी, तो मोहरें बनाने का भी काम कोई करेगा ना, तो मोहरें जो बनाएंगे, हमारे कॉइन्स जो बनाएंगे या स्टैम्प्स जो बनाएंगे, तो वो भी यहाँ पर मिलती थी। मोहरें किस आकार की है? ज्यादातर स्क्वायर की आकार की। तो इन पे या तो किसी जानवर का या फिर किसी इंसान का इस तरीके से यहाँ पे आकृति होती थी, ठीक है। ये स्क्वायर कलर की है और इन पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा संस्कृति के टेक्स्ट को हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने जो इसकी अगर हम बात करेंगे कैसी लिखावट है, तो वो चित्र प्लस वर्ण है, ठीक है। चित्र भी है, फिगर्स भी है और आपके अल्फाबेट्स भी हैं। तो ये आपके कोई वर्ण, कोई ध्वनि, ये सारी चीजें आपकी इससे पता चलती हैं। तो चित्र वर्णात्मक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। किस डायरेक्शंस में लिखी हुई हैं? हम लिखते हैं इस तरीके से, ये लिखी हुई है इस तरीके से, यानी कि दाएं से बाएं। अब आप बोलोगे पढ़ी नहीं गई हैं, तो कैसे पता चला कि बाएं से दाएं लिखी है, दाएं से बाएं नहीं लिखी है? तो ये एक हिस्टोरिकल नॉर्मल सा अजम्पशन है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हमारा पेज खत्म हो गया, कोई अगर हमारी कोई बड़ी सी स्पेलिंग है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? बहुत ही ऐसे खिचड़ी सी कर देते हैं, बिल्कुल अक्षर सटे सटे लिखते हैं। तो वो सिमिलरिटी आपकी कहाँ से मिली है? दाएं से बाएं इस साइड मिली है। तो ये अजम्पशन है कि बाएं से दाएं ये अक्षर लिखे गए हैं। अब काफी सारी चीजें हैं कि जैसे हमने बोला कि लापिस लजुली एक फेमस स्टोन है, वो अफगानिस्तान से मिला है। तो वो कैसे पता चला कि वो अफगानिस्तान से लोग मंगाते थे यहाँ पे? तो हड़प्पा की संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं, लिटरेचर मिले हैं, वो नहीं पढ़े गए हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान में मिले हैं वो तो पढ़े गए हैं। तो वहां पे वर्णन है किसका? कि लैंड ऑफ मेहर, लैंड ऑफ मेरुआ, लैंड ऑफ मेरुआ के साथ वो ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे, व्यापार करते थे। ये क्या है कि मेहलुआ, लैंड ऑफ मेहलुआ, ये अफगानिस्तान के टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और मेहलुआ हम इसी एरिया को बोलते थे सिंधु इंडस रिवर के, बेसिकली इसको बोलते थे। तो लैंड ऑफ मेहलुआ, अगर ये पूछा जाए कि व्यापार के साक्ष्य के बारे में कैसे पता चलता है, तो अफगानिस्तान के टैक्स से आराम से पता चलता है। थैंक यू सो मच कृति, ठीक है। इसके अलावा बर्तन बनते थे, तो कुम्हार भी हैं। अब यहाँ पर मुझे अच्छे किस्म के बर्तन बनाने शुरू कर देते, प्याली, केटली, पूरा ढक्कन टाइप और ऊपर से ढक्कन, तो ये सारी चीजें बनानी शुरू हो गई। तो अगर ये पूछो कि क्या क्या शिल्पकार करते थे, तो आपको खुद अपने में अजम्पशन करना है। खेती हो गई जी, लोहा भी मिल गया, तो लोहे के बर्तन, लोहे के औजार बनते थे खेती के लिए। तांबा मिल चुका था, तो तांबे के भी आभूषण बनते थे, औजार भी बनते थे। अब खाना हो गया है ऑलरेडी, खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए, स्टोर करने के लिए चाहिए, तो बर्तन बनाने वाला भी कुम्हार भी मिल गया। इसके अलावा वो सिलबट्टा और काफी सारी चीजें मिलती थी। अब जेंट्स और लेडीज हैं, आपने देखा कि अब नगरीकरण आ गया, तो थोड़ा फैशन भी आ गया, तो लोग माला या आभूषण पहनते हैं, माला की मूर्तियां पहनते हैं, वो सब चीजें भी मिलेंगी। तो वो भी मिल गई, बेड्स में मिल गई यहाँ पर, ठीक है। कपड़े सूती और ऊनी दोनों किस्म के मिल गए, कॉइन्स बनाते थे, वो सारी चीजें मिल गई। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्या होंगे, जब भी आप ये सारी चीजें देखेंगे ना, तो आपको समझ के पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या मिल गया। आपको थोड़ा सा जब आप बैक कैलकुलेशन करिए, जो आप सोचेंगे, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। ये हमारी शिल्पकार की बातें यहाँ पर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की, व्यापार की, अब हम बात करते हैं व्यापार की, ट्रेड की। ट्रेड अब दो किस्म का होता है, एक इंटर और एक इंट्रा। अब गांव वाले लोग हैं, ईस्ट वाले लोग हैं, वहां पे खेती होती है, खेती के और यहाँ पर एक एरिया हमारा नगरीकरण बन गया, जहाँ पे खेती के अलावा और भी काम होता है। तो लोग आपस में भी व्यापार करेंगे
और लोग बाहर वालों से भी व्यापार करेंगे। ठीक है, इंटर और इंट्रा दोनों ही जगह पर क्या होगा, व्यापार होगा, दोनों ही जगह पर होगा। इंटर भी करेंगे और इंट्रा ट्रेड भी करेंगे। ट्रेड के बारे में आप कैसे जानकारी मिलती है कि ट्रेड कैसे हुआ, हमारे यहाँ पे कॉइन्स आ चुके हैं। पहले क्या थे, जब हमारे ताम्रपाषाण कालीन युग क्या हुआ था, और उस टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यानी कि विनिमय प्रणाली, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे कॉइन्स आ चुके हैं। कॉइन्स मैंने आपको बताई दिए, स्क्वायर कलर के हैं। यहाँ पे या तो किसी आदमी की होगी मूर्ति, यहाँ पे किसी एनिमल की होगी, या जो भी फिगर होगी, प्लस इस पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है जो हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि ये सब है। ठीक है, कि यहाँ पर व्यापार होता था। तो ट्रेड में यहाँ पे पत्थर, धातु या हड्डी के औजार, ये सारी चीजें यहाँ पर आराम से मिलती थी। तो यहाँ पे ये व्यापार आपका होता था। पहियों वाली गाड़ी, तो हल, ये सारी चीजें आपके क्या है कि आपस में व्यापार होने लगा। तो इन्होंने एक उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्य बस्ती यानी कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक इन्होंने सिटी बनाई हुई थी, एक एरिया बनाया हुआ था। उससे क्या होता था, ये मान लो हड़प्पा के लोग हैं, ये अफगानिस्तान के लोग हैं, एक यहाँ पे एक छोटा सा क्या बना दिया उन्होंने, ट्रेड सिटी बना दी। तो हड़प्पा के लोग यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे, तो एक बेसिकली क्या हो गया, आपस में इनके लिए एक मीडिएटर बन गया। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये जो व्यापार करते थे, इन्होंने अपना एक वाणिज्यिक बस्ती बनाई हुई थी, जिससे कि हमें व्यापार के बारे में यहाँ पर पता चलता है। तो अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, तो मेसोपोटामिया की जो हमने डिस्कस किया कि इस तरीके की होती थी, या तो ओवल शेप में, या फिर आपकी ये इस तरीके की एक्लिप्स शेप में। ठीक है, इस तरीके की आपकी मोहरें मिलती थी। तो ये मोहरें आपको हड़प्पा में भी मिली हैं। तो इसका मतलब क्या कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का क्या होता था, व्यापार होता था। अफगानिस्तान के साथ भी कॉमर्स वहां पे बैठा हुआ है। तो यहाँ से ये सारी चीजें पता चलती हैं कि लोग आपस में तो व्यापार करते ही थे, बाहर के लोगों के साथ भी व्यापार आराम से करते थे। ठीक है, तो जैसे सोना चांदी यहाँ पे हो गया था, गोल्ड सिल्वर के साक्ष्य आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मेन आपको यहाँ पर कॉपर मिला, कॉपर में उन्होंने टीन मिलाई, बना दिया जो ब्रॉन्ज। लोहा ऑलरेडी मिल गया था, तो यहाँ पे लोहा भी आपको मिला है। और इसके अलावा गोल्ड सिल्वर, ये सारी चीज आपकी यहाँ पर मिली है। गोल्ड सिल्वर के इतने ज्यादा साक्ष्य नहीं है, उसकी मोहरें नहीं मिलेंगी, औजार नहीं मिलेंगे। गोल्ड सिल्वर तब भी महंगा ही था, तब क्या हाल से था कि साउथ इंडियन की साइड से ही आता था। तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में क्या है कि गोल्ड सिल्वर के आभूषण यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कृषि देख लिया हमने, एग्रीकल्चर देख लिया हमने, बेसिकली मोहरें भी देख ली किस तरीके की हैं, व्यापार भी देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि धार्मिक किस चीज को मानते थे ये। पशुपति, मातृ देवी, पेड़ों को भी मानते थे, पीपल के साक्ष्य मिले हैं, और यूनिकॉर्न, एक सींग वाला गैंडा। किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं है, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, तो मंदिर के साक्ष्य यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। पशुपति की बात करें तो पशुपति यानी कि जिसको कि हम आज रुद्र या भगवान शिव के नाम से जानते हैं, पशुपति यहाँ पे माना गया है कि वो पद्मासन में बैठे हैं। कौन से आसन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, 3 सींग वाले हैं, और उसपे हिरण, बाघ, गैंडा, भैंसा, ये इससे आकृति बनी हुई है। ये हमें कैसे पता चलता है, मोहरों से पता चलता है। ठीक है, जो हमारी स्टैम्प थी उनसे हमें पता चलता है कि पशुपति की पूजा की जाती थी, उस पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मातृ देवी, अब उन्होंने देखा कि खेती हो रही है, एक मातृ देवी यहाँ पे कैसे मिला है कि एक लेडीज की आकृति है, स्त्री की आकृति है, और गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है, यानी कि मातृ देवी धरती माँ की ये लोग पूजा करते थे। पीपल के पेड़ से भी, कि पीपल का पेड़ है और उसमें ऐसे भगवान है बीच में पीपल के पेड़ पे, तो ये साक्ष्य भी आपको यहाँ पर मिले हैं। तो पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक सींग वाले गैंडे की पूजा की जाती थी। तो ये सारे देवी देवता आपको यहाँ पे याद रखने, हालांकि मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं है।
मातृ देवी, अब ज्यादातर जो लोग पूछते थे मातृ देवी को, वो कौन थे? लोअर वाले, जो हमने ईस्ट सिटाडेल बोला था। दो बाप के थे ना, एक वेस्ट था एक ईस्ट था, तो ईस्ट वाले लोग ज्यादातर मातृ देवी को और पशुपति की पूजा ज्यादातर वेस्ट वाले लोग करते थे। ठीक है, तो एक कुबड़ वाला सीट भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्तिक का निशान आपको मिला है, ये निशान होता है स्वास्तिक का। स्वास्तिक का निशान, ये स्वास्तिक का निशान किसके लिए? सूर्य देव की पूजा की जाती थी, सूर्य के रूप में इसको माना जाता था, ब्रह्म के रूप में इसको माना जाता था। ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा लोग ताबीज भी धारण करते थे, ताबीज के भी साक्ष्य मिले हैं। ताबीज धारण करते थे, यानी कि लोगों को लगता था भूत प्रेत होती है, तो इसीलिए ताबीज की भी साक्ष्य यहाँ पर आपको मिलेंगे। आई नो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको कंप्लीट ही कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, स्वास्तिक हो गई। हड़प्पा लिपि के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चित्र तथा वर्ण दोनों ही हैं, हालांकि अभी तक डिसाइफर नहीं हो चुकी है, यानी कि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल चुकी है कि क्या वर्ड्स लिखे हैं। साहित्य के बारे में हड़प्पा वालों का क्या योगदान है, हम इससे नहीं बता सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आता है? हमारा प्रोटो हिस्ट्री। कल भी हमने डिस्कस किया था प्रोटो हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं, व्यापार हो रहा है माप तोल के बारे में। तो यहाँ पर इनको स्केल भी पता था, एक तांबे की एक छड़ी मिली है, तांबे की छड़ी, कि ये इस तरीके से कुछ मापते भी होंगे, जैसे हम आजकल कपड़ों के लिए मीटर यूज करते हैं, तो तांबे की छड़ी मिली है, वो भी इनको पता चलता है। और यहाँ पे बाट भी मिला है, यानी कि वेट्स भी बने हुए हैं। जब जैसे छोटे छोटे मन के बनाते थे, वो तो हो सकता है कि नंबर में देते हो 10, 20 इस तरीके से, और पार्ट्स मिले हैं, यानी कि वेट्स मिले हैं। वेट्स किस फॉर्म में है? वेट्स हैं आपके 16, 64, 160, 320 और 640, इस तरीके से आपके ये वेट्स मिले हैं। तो वेट्स का भी पूरा प्रॉपर इनको पता था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वेट्स के बारे में क्या हड़प्पा संस्कृति से कोई साक्ष्य मिलते हैं, तो मिलते हैं, वेट्स के बारे में इनको पूरा पता था। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार? मृत भांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन किस तरीके के मिलते हैं? रेड कलर के, ब्लैक पेंटेड, जैसे हमारे आजकल बनते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये मटका है, रेड कलर का होता है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिजाइन कर देते हैं ब्लैक कलर का, तो ये इस तरीके के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तो रेड GW, रेड ग्रेवियर या ब्लैक रेड, हाँ, तो आपके ये रेड ब्लैक पेंटेड आपके ये मिले हैं आपको। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लाल और गुलाबी रंग के आपको यहाँ पर मिले हैं। तो BRW बोलेंगे हम इसको, ब्लैक रेड रेयर, ठीक है। BRW ये आपको याद रखना है, BRW। आपसे पूछा जाए किस तरीके के बर्तन मिले हैं, तो रेड BRW, ब्लैक रेड, ब्लैक और रेड याद रखना, तो ब्लैक रेड पेंटेड मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। मूरे हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिमाएं मैंने आपको बता दिया कि एक पुजारी और एक जो नर्तकी है, वो आपको याद रखनी, खासे की बुट्टी नर्तकी की मिली है, कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अंतिम संस्कार में यहाँ पर भी वही 3 हैं कि दाह संस्कार, पूर्ण और आंशिक समाधिकरण। तो यानी कि जो हमने कल डिस्कस किया था, दाह संस्कार में क्या होगा कि आदमी जैसे ही उसकी डेथ होती है उसको जला दिया जाता है, जैसे कि आजकल हिंदू धर्म में किया जाता है, वो आपका दाह संस्कार। आंशिक में यही कि छोड़ दिया और जितना जीव जंतु ने खाया उतना, और उसका बाकी जो है वो जला दिया गया। पूर्ण समाधिकरण क्या है कि धरती में पूरी तरीके से दफना दिया गया, जो कि इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में किया जाता है, वो आपको यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। एक और पूछा जाता है आपसे, ये क्या है? ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये है आपका मैच्योर हड़प्पन, ये आपका अर्ली हड़प्पन, ये आपका लेट हड़प्पन पीरियड, ठीक है।
अर्ली हड़प्पन पीरियड आपका कब से कब तक रहा? 3200 से 2600 ईस्वी तक। 2600 से 1900 तक आपका क्या रहा? मैच्योर हड़प्पन। और लेट हड़प्पन आपका कब से कब तक रहा? 1900 से 1700 तक। आपको ये याद रखना है ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, अब हड़प्पा संस्कृति अच्छी बनी चल रही थी, क्या कारण थे कि हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी ने माना कि भूमि अपरदन ज्यादा हो गया, भूकंप आ गया, धरती ऊपर नीचे हो गई, बाढ़ आ गई, या फिर वनों की कटाई होगी, जला दिया गया, या आर्यों ने आक्रमण कर दिया। तो ये अलग अलग कथन है कि अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सके कि हाँ इस कारण से हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया, ऐसे अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमने लगभग आपका कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से एरिया हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हड़प्पा से ही बात करते हैं। हड़प्पा जिसकी खोज हुई 1921 में। अगर हड़प्पा में पूछा जाए आपको क्या क्या चीजों के साक्ष्य मिलते हैं, तो कांसे से बने हुए औजार आपको मिलेंगे, ठीक है, इसके अलावा कृषि के साक्ष्य भी मिलेंगे, आपको वहां पर खेती के साक्ष्य भी मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली हैं। अन्न भंडार मैंने आपको बता दिया, शंख वहां पर आपको मिलेगा, शव मछुआरे का चित्र, ये सारे आपको मिलेंगे हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो में क्या मिलेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। मोहनजोदड़ो मूवी देखिए तो बस वही याद रखना है कि एक स्टैंप है, एक सींग वाला उस पे गहना छपा हुआ है, एक सनानागार है, अन्न भंडार करने के लिए अन्न भंडार पूरा बड़ा अन्न भंडार है, इसके अलावा पुजारी है, पुजारी के रहने का स्थान है, जो अन्न भंडार है उसके चारों तरफ कमरे थे, तो 16 कमरों वाली एक जो है जगह मिली है, और वहां पर अच्छे से पूरा सिविलाइजेशन है, तो सूती कपड़े के साक्ष्य भी वहां से मिले हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा एक है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो आपका कहाँ है? चन्नूदड़ो आपका जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में है। चन्नूदड़ो से आपको क्या याद रखना है? चन्नूदड़ो से आपको जो याद रखना है, इसको इस तरीके से याद रखना कि चन्नूदड़ो, चन्नूदड़ो मतलब कुछ चुनरी जैसा सिमिलर, आपको इससे पता चलेगा चन्नूदड़ो। तो यहाँ पे श्रृंगार की चीजें आपको मिलती है, श्रृंगार की चीजें, लिपस्टिक मिलेगी, काजल मिलेगी, ठीक है, चन्नूदड़ो में आपको बीड्स मनके मिलेंगे, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो मैंने बताया था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी आपको इधर ही मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। तो कंघा, काजल, ये आपको यहीं पे सारी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट आपका लोथल। लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। लोथल में आपकी एक तो बीड्स फैक्ट्री मिलेगी, वो यहाँ पर है। अच्छा, चन्नूदड़ो में और एक क्या खास बात है, तो यहाँ पर देखो ज्यादातर श्रृंगार की चीजें मिल रही हैं। तो लोग क्या है यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि लोग लोअर लेवल है, यानी कि जो लोअर क्लास है वो है यहाँ पे, जो कंघे बना रही है, शीशे बना रही है, लिपस्टिक बना रही है, तो वो काम कर रही है अपने घर में। तो वो क्या है, यहाँ पे सीटाडेल नहीं मिला आपको। हमने जो डिस्कस किया था ना कि ईस्ट और वेस्ट पार्ट है, और वेस्ट पार्ट की किलेबंदी होती है, तो यहाँ पे इस तरीके का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, बल्कि एरिया जो है 6 भागों में बटा हुआ है। लोग बस अपना एक ही समतल भूमि है, वहीं पे सब लोग रह रहे हैं, वहीं पे अपना काम कर लेते रहे हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल में आपको क्या मिला है? एक तो यहाँ पे क्या मिला है, लोथल, एक तो आपको बीड्स फैक्ट्री मिली है, ये मैंने आपको पहले बताया था। बीड्स फैक्ट्री कहाँ मिली है? हमारी लोथल में मिली है। तो यहाँ पर मनके का काम यहाँ पर जरूर होगा। और लोथल में क्या मिला था? चावल के साक्ष्य हमने बताया था कि चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे कृषि भी होती रही है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा लोथल को थोड़ा सा आपने क्या याद रखना है? डर। लोथल डर से थोड़ा सा रिलेट करके रखना है। तो यहाँ पे कि राक्षस के आपको यहाँ पर मिलते हैं साक्ष्य, तो चावल और बाजरा के दाने पर यहाँ पर राक्षस के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी दांत है यहाँ पर 3 युग्मित समाधियां हैं, यानी कि कपल में समाधि बनी हुई है। तो लोथल को अगर आप डर से रिलेट कर लोगे तो आप काफी चीजों को यहाँ पर इजी से कवर कर पाओगे। काली भंगन,
कालीबंगन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। कालीबंगन आपकी राजस्थान में, गंगानगर राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं कि भूकंप भी आते रहे हैं। राजस्थान है तो पानी इतना नहीं होता था, लेकिन पानी को स्टोर करते थे लोग। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, हल्के के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। कालीबंगन हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा एक है बनावली, एक है राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों साइट्स कहाँ की आपकी हरियाणा की है। तो बनावली में भी आपको जौ के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर आपको कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और राखीगढ़ी जो है आपकी, यहाँ पर आपको तांबे के बर्तन ज्यादा मिले हैं, तो ये राखीगढ़ी में आपको मिले हैं। इसके अलावा रोपड़ है, रोपड़ में मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया है, वो आपको मिला है। इसके अलावा सुरकोटदा, सुरकोटदा आपके गुजरात में, वहां पर हमने पहले डिस्कस किया था कि घोड़े की मिली है, वहां पर भी आपको मिले सुरकोटदा में। सुरकोटदा में 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं आपको। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो सबसे पहले जो बड़ा एरिया था वो था आपका धौलावीरा। सबसे बड़ी साइट जो है आप क्या है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के मिलने के बाद क्या है, राखीगढ़ी। तो आप देख लीजिए, अगर आप पुरानी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें हो सकता है धौलावीरा लिखा हो, लेकिन इसको अपडेट कर देना, वो राखीगढ़ी है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा एरिया, गुड मॉर्निंग ललिता, सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटी साइट कौन सी समावेश साइट, वो है आलमगीर। वो है आपकी क्या है, अल्लाहदीरो। अल्लाहदीरो ये आपकी पाकिस्तान में है। तो ये आपकी सबसे छोटी साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रंगपुर में आपका 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। रोपड़ में हमने डिस्कस कर लिया। कोट दीजी में भी आपका, कोट दीजी पाकिस्तान में, यहाँ पर भी किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है। तो किलाबंदी आपको कहाँ पर नहीं मिला है, तो चंदोरा में नहीं मिला, और एक आपको कहाँ पे नहीं मिला है, ये कोट दीजी में भी नहीं मिला है। ठीक है, कोट दीजी में भी आपको नहीं मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को आप दोबारा से देखेंगे तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो भी बुक है वो आप उस बुक से रेफर कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल के नोट्स हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छे से दिया गया है, आप उसमें से भी पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आप लोगों ने नोट्स को ऑर्डर नहीं किया है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, BSSB, KVS, LVS, या फिर जो कल वैकेंसी आई है उनके बारे में भी, तो आप 8447410108 इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हर एक लेवल के एग्जाम आपको घर बैठे कोरियर के द्वारा, या अगर आप किसी गांव में तो स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। आप चाहे TGT, PGT, PRT, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, मिलना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।